जय हिंद साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में स्वागत है, जिसमें रोज़ की तरह आपकी फ्रेंड भावना शर्मा आपके लिए लेकर आ रही है एमपी का इतिहास। तो इसमें आज हम एमपी के अभी हम यूनिट फर्स्ट को अब डेली देखते हैं, डेली उसके बारे में जानते हैं। ये मध्य प्रदेश का इतिहास है, जिसमें हम डेली यूनिट फर्स्ट आपको टॉपिक वाइज लेकर आए हैं, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें अभी हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास चल रहा है। मध्य प्रदेश की हमने इतिहास को देख लिया है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास को देख लिया है, जिसमें अब मध्य प्रदेश की संस्कृति देख लिया। अभी हमारे चल रहा है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश का चल रहा है। बस हमारा केवल एक ही राजवंश रह गया है। इसके बाद आज का और कल की क्लास में एक और राजवंश देखेंगे हम। इसके बाद हम जल्दी से हमारा थर्ड टॉपिक मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे धीरे धीरे हमारे सारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से बाकी टॉपिक थोड़े छोटे रहेंगे, पर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री थोड़ी सी बड़ी थी। बस एक क्लास और आपको हिस्ट्री में देखनी पड़ेगी। इसके बाद जल्दी से हम स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। फिर मूर्तिकला, जनजातियाँ, बोलियाँ, इनके बारे में देखेंगे। अभी हमारा आज का टॉपिक क्या चल रहा है? आज हमारे परमार वंश पढ़ने वाले हैं। कौन सा वंश पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे परमार वंश। कौन सा देखेंगे? परमार वंश देखेंगे, है ना। परमार वंश में राजा भोज, है ना, बागपति, मुंज, इनके बारे में। और कल हमने क्या देखा था? तो कल की क्लास में हमने बुंदेलखंड, चंदेल वंश देखा था। बुंदेलखंड का चंदेल वंश देखा था, है ना, इनके बारे में हमने देखा था। चलिए अब हमारे स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा परमार वंश है, हम परमार वंश के बारे में देखेंगे। और आज आप हमारा टॉपिक जो है परमार वंश है। आज भी कोई नया स्टूडेंट या नया कोई विद्यार्थी जुड़ा है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते तो एक बार एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए और कैसी लगी आपको। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम हमारा स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास, है ना। चलिए आज हमारा परमार वंश है। परमार वंश के बारे में हम देख रहे हैं। इसके बाद हमारा एक और वंश बचेगा जिसका है अपना कलचुरी वंश। बस हम कल कलचुरी वंश कर हमारा पूरा हिस्ट्री जो राजवंश वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट कर देंगे, 1857 की क्रांति को स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं परमार वंश के बारे में। तो भाई परमार वंश में क्या है देखते हैं जरा। सबसे पहले हम परमार वंश के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, कौन सा, जी मैं थोड़ा सा एक मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। चलिए ये थोड़ा मैं आपका मध्य प्रदेश का मिलता जुलता थोड़ा सा मैप है, छोटा सा। चलिए अब इसके बाद हम वो बोल रहे हैं आपके पश्चिमी मालवा, मतलब हम बोल सकते हैं मालवा वाले एरिया में। कहाँ पर? ये हमारा मालवा। और मालवा वाले एरिया में किसका शासन था? परमार वंश का। किसका था? परमार वंश का। मध्य प्रदेश के मालवा वाले एरिया में, पश्चिमी मालवा वाले एरिया में परमार वंश का शासन था। और मालवा के भी कौन से? पश्चिमी, इस वाले एरिया में, है ना। मालवा के भी ये पश्चिमी वाले एरिया में परमार वंश का शासन था। परमार वंश ने क्या पहले ये लोग किसके थे? अधीन थे। तो ये पहले आपके प्रतिहारों के अधीन थे। मतलब अभी हमने इससे पहले जो राजवंश पढ़ा था चंदेल वंश का, वो भी प्रतिहारों के अधीन थे। अब ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, प्रतिहारों के अधीनता से इनको किसने निकाला था, है ना। तो वैसे थोड़ी देर बाद तो मैं ही बता दूंगी, पर आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो आपने अगर कल की क्लास देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैंने किसका नाम लिया था। और मैंने आपको बताया भी था कि किन्ने आपको प्रतिहारों के, क्योंकि अभी तक हम जो राजा बता रहे थे वो केवल प्रतिहारों के अधीन रहकर ही राज कर रहे थे। अच्छे राजा थे पर उनके अधीन। पर जैसे ही एक राजा आए जिनने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्रता कर दी थी, ऐसे ही परमार वंश थे। परमार भी प्रतिहारों के अधीन क्या थे? सामंत थे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ परमार किसके अधीन सामंत थे? तो परमार जो थे आपके, ये मैं लिख देती हूँ परमार प्रतिहारों के अधीन क्या थे? सामंत थे। कौन थे ये? के सामंत थे ना, प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। फिर इसके बाद इन सामंत से नियुक्त किसने करवाया था? तो इन्हें परमारों को
देखिए, परमारों से प्रतिहारों से, है ना, राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने, कौन ने? दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूटों के संस्थापक भी थे। दंती दुर्ग ने इन्हें है ना सामंत क्या करा? प्रतिहारों से, फिर बाद में क्या कर लिया? प्रतिहारों से इन्हें मुक्त कर दिया। किसने मुक्त कर दिया? आपके राष्ट्रकूट राजाओं ने इन्हें मुक्त कर दिया। फिर इसके बाद जब राष्ट्रकूट राजाओं ने मुक्त कर दिया, फिर इसके बाद ये राष्ट्रकूटों के क्या बन गए थे? सामंत बन गए थे। फिर ये पहले तो ये किसके सामंत थे? तो पहले प्रतिहारों के सामंत थे। फिर इसके बाद प्रतिहारों से इन्हें किसे? राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने मुक्त करा और इन्हें अपना सामंत नियुक्त कर दिया। ठीक है, फिर इन्हें क्या कर दिया? अपना सामंत नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त कर दिया इन्हें अपना सामंत? तो आपके राजा दंती दुर्ग ने इन्हें नियुक्त कर दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे की ओर वाला देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इस वंश का संस्थापक कौन था, है ना? इस वंश का संस्थापक, तो संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो आपका संस्थापक है आपके उपेंद्र कृष्णराज। कौन है? उपेंद्र कृष्णराज, है ना? लिख देते हैं अपन, उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र कृष्णराज जो है वो परमार वंश के संस्थापक हैं, ये आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? उपेंद्र कृष्णराज परमार वंश के क्या थे? संस्थापक थे। जिनकी राजधानी क्या थी? तो जिनकी राजधानी धारा थी, है ना? राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? धारा, जिसे हम फिलहाल में क्या बोलते हैं? धार, धारा नगरी। धार क्या थी? इनकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए इनके बारे में हमने पृष्ठभूमि बना दी है, तो एक बार फिर किस देख लीजिएगा। क्या देखना है? थोड़ा सा और एक और लिख देती हूँ, फिर इसके बाद आगे का हम देखते हैं। चलिए आगे एक और देख लेते हैं हम, फिर आए एक और देखिएगा आगे। हाँ, और इसका पहला स्वतंत्र अपन देखो स्थापना किसने करी थी? उपेंद्र कृष्णराज ने की थी, जिनकी राजधानी धार थी। और इनके पहले स्वतंत्र शासक, अब ये राष्ट्रकूटों से भी स्वतंत्र हो गए थे। पहला स्वतंत्र है ना, पहला स्वतंत्र शासक। पहले स्वतंत्र शासक कौन थे इसके? शिमुख। कौन थे? तो इसके पहले स्वतंत्र शासक थे आपके शिमुख। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें श्री हर्ष भी कहा जाता है। शिमुख को क्या कहा जाता है? श्री हर्ष भी कहा जाता है। किसको? शिमुख को। चलिए अभी हमने क्या देखा, एक बार हम ये देख लेते हैं। चलिए अभी हमने क्या देखा, एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने परमार वंश देखा। क्या देखा हमने? परमार वंश देखा। मैं इसे छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से एक ही स्लाइड में पूरा दिखा जाए, है ना? चलिए परमार वंश के सबसे पहले हमने परमार देखा, प्रतिहारों के अधीन थे। फिर इन्हें राष्ट्रकूटों ने आज़ाद करवा के राष्ट्रकूटों ने खुद ने अपना सामंत बनवा लिया था। फिर इसके बाद संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज थे, राजधानी धारा यानी धार थी। और पहला स्वतंत्र शासक कौन थे इनके? तो आपके शिमुख थे। याद रखिएगा, देखो स्थापना तो कृष्ण उपेंद्र राय किसने की थी, मगर पहला अगर आपसे स्वतंत्र शासक पूछा जाए तो वो शिमुख थे। कौन थे वो? शिमुख थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बागपति मुंज। किसके बारे में देख रहे हैं? बागपति मुंज के बारे में देख रहे हैं। देखिए आरंभिक सबसे शक्तिशाली राजा थे बागपति मुंज। क्या बोल सकते हैं हम? आरंभिक
क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, आरंभिक सबसे शक्तिशाली राजा थे ये, आरंभिक सबसे शक्तिशाली राजा, है ना, आरंभिक अधिक शक्तिशाली शासक, आरंभिक अधिक शक्तिशाली शासक थे ये। आरंभिक सबसे अधिक शक्तिशाली ये कौन थे, शासक थे। इनने क्या करा, ये शासक ने, इन्होंने चालुक्य जो नरेश तेलप द्वितीय हैं उनको कई बार परास्त किया था। इनने क्या करा, चालुक्य, है ना, कौन थे, चालुक्य नरेश, चालुक्य शासक, चालुक्य राजा कौन, तेलप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट में सही कर देती हूँ, है ना, तेलप द्वितीय सेकंड को कई बार परास्त किया था ना, कई बार परास्त किया। कई बार क्या किया था, इनने परास्त किया था। किसको परास्त किया था, तेलप को, है ना, किसको किया था, तेलप सेकंड को इनने कई बार परास्त किया। अब इनके दरबार में कुछ विद्वान थे, मैं उनके नाम लिख देती हूँ क्योंकि पूछ सकते हैं, और अभी पीएससी में नेक्स्ट टाइम पूछा भी था इनके बारे में, तो मैं इनके थोड़े से विद्वानों के नाम लिख देती हूँ ना। चलिए, एक दो विद्वानों के नाम हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। इनके दरबार में लिख लीजिएगा, इनके, मैं चेंज कर देती हूँ पेन ताकि अच्छे से दिख जाए। इनके दरबार में कौन कौन था, सबसे पहले थे परिमल, है ना, परिमल पद्म, कौन थे, परिमल पद्म गुप्त, पहले थे आपके परिमल पद्म गुप्त। इनने कौन सी लिखी थी, परिमल पद्म गुप्त की नवशांक चरित्र, ये कई बार पूछी भी गई है तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नवशांक चरित्र, ये किसकी है, परिमल गुप्त की है, परिमल पद्म गुप्त की है नवशांक चरित्र। अब दूसरे हम नाम लिख देते हैं, सेकंड वाले का नाम है, इनका नाम नोट करिएगा आगे। चलिए, एक और आप लिखिएगा, धनिक, ये भी इनके दरबार में थे, धनिक ने क्या लिखा था, यशो रूपावलोक, ये लिखा था इनने। फिर और हम लिख देते हैं, धनंजय, या इन्हें क्या बोलते हैं, धनपाल, या इन्हें बोलते हैं धनपाल, इन्हें धनपाल। इनने क्या करा था, इनने जैन धर्म अपना लिया था, यही पूछा गया था, ये राजा भोज के भी दरबार में भी थे ना, धनपाल, है ना, ये आपके धनपाल जैन धर्म को इनने क्या कर लिया था, अपना लिया था, है ना। एक और राजा है इनके दरबार में, एक और कवि थे, इनका नाम है हलायुद्ध। मैं इसलिए आपको ये सारे नाम लिखवा रही हूँ, अगर आप इनसे रिलेटिव कोई भी आ जाए तो आप उसे बना सकें, आपसे कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए मैं इनको सबको आपको नोट करवा देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर लें और इनसे आपसे ऑप्शन कुछ भी चीज़ अगर बने तो वो ना छूटे। तो ये सारे जो विद्वान थे वो किन के दरबार में थे आपके, तो वो आपके दरबार में थे, बागपति मुंशी जी के दरबार में थे। याद रखिएगा, किसके दरबार में थे, बागपति मुंशी के दरबार में थे। चलिए, इनके बारे में एक और है आपका, मैं वो भी नोट कर देती हूँ। इनके बारे में है, इनने क्या करा था कि बागपति मुंशी जो थे उनके शासनकाल में मालवा का स्वर्ण युग था, तो ये भी आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। बागपति मुंशी के शासन काल में
काल में मालवा का, है ना, मालवा का क्या था, स्वर्ण युग था। मालवा का स्वर्ण युग, है ना, कहा जाता था, कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनके बारे में, है ना। चलिए, अब हमने किसके बारे में देख लिया, बागपति मुंजे जी के बारे में देख लिया, है ना। चलिए, ये हमने किसके बारे में देख लिया, हमने ये देखा, नोट करा बागपति मुंज के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली, है ना। चलिए, अब आगे की ओर देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट कौन आते हैं, तो हमारे नेक्स्ट आते हैं सिंधुराज। कौन आते हैं नेक्स्ट आते हैं हमारे सिंधुराज। चलिए, हम सिंधुराज जी के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधुराज जी के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम। चलिए, सिंधुराज जी के बारे में क्या देखते हैं, ये परिमल जो गुप्त ने मुंज के पुत्र थे सिंधुराज, उनके ऊपर लिखी है नवसांग चरित्र। तो परिमल गुप्त ने, परिमल, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले जिनका नाम लिखवाया ना, उनके बारे में बता रहे हैं। परिमल पदम गुप्त ने क्या करा था, जो उनकी कविता लिखी थी जिसका नाम था नवशहशांक चरित्र। नवशहशांक चरित्र, ये किसके ऊपर लिखी है, चरित्र किसने, परिमल गुप्त ने, है ना, सिंधु राज के ऊपर लिखी है ना। किसके ऊपर लिखी है, सिंधुराज के ऊपर लिखी है, सिंधुराज जी के ऊपर लिखी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए, सिंधुराज के ऊपर लिखी है, सिंधुराज की ये नवशहशांक जो है वो उनकी उपाधि थी। ये है सिंधुराज की क्या थी, उपाधि। ये क्या थी, सिंधुराज की क्या थी, उपाधि थी, है ना। किसकी उपाधि थी, ये सिंधुराज की उपाधि थी, ये आप याद रखिएगा। अब इनकी दो एक उपाधि और याद रख लीजिएगा, है ना, इनकी दो एक उपाधि और याद रखिएगा। ये भी इनके क्या थे, दरबारी कवि थे। कौन, आपके जो परिमल पदम गुप्त थे वो सिंधुराज के भी दरबारी कवि थे, ये भी आप याद रखिएगा। इनकी दो एक उपाधि और हैं, उनके बारे में भी देख लीजिए आप। मैं हैशटैग डाल के लिख देती हूँ, उपाधि है इनकी उपाधि थी, एक तो मैं ऐसे लिख देती हूँ उपाधियाँ, है ना। चलिए, इस पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नोट कर सकें इन्हें। उपाधि श्रीवल्ली, क्या नाम था, श्रीवल्लभ। सेकंड उपाधि लिखे इनकी पृथ्वी वल्लभ, श्रीवल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। और एक और है इनकी अमोघ वर्ष, ये कई बार पूछी गई है, तो इसे प्लीज़ अच्छे से नोट कीजिएगा, अमोघ वर्ष, ये इनकी मेन उपाधि है ना। चलिए, तो हमने किसके बारे में देखा, तो अभी हमने डिस्कस करा है आपके सिंधुराज जी के ऊपर। चलिए, अब हमने सिंधुराज जी को पूरा पढ़ लिया। अब हमारे मेन आते हैं राजा भोज। कौन आते हैं, अब हमारे मेन आ रहे हैं राजा भोज। हम राजा भोज के बारे में हम देखते हैं। चलिए, राजा भोज के बारे में अब इनका थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मेन यही है इस वंश के, इनके बारे में देखते। चलिए, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इनका शासनकाल देखते हैं। तो ये आपका था 1000 ईस्वी से, है ना, 1053 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1053 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये सिंधुराज के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे, ये सिंधुराज के पुत्र थे, है ना, सिंधुराज के पुत्र थे, ये सिंधुराज के क्या थे, ये सिंधुराज के पुत्र थे, है ना। किसके पुत्र थे, ये सिंधुराज के पुत्र थे, ये आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधुराज के पुत्र थे और फिर इसका ये योग एवं प्रतापी शासक तो थे। इनके बारे में तो हमने देखा है, ये कितने योग थे, कितने प्रतापी शासक थे, है ना। कौन, आपके राजा भोज। राजा भोज ने क्या है, नवशहशांक जो था, नव विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। किसने, राजा भोज में। देखिए, लिखिए आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, राजा भोज ने, है ना, राजा भोज ने नव
सहशांक, नवशहशांक चरित्र, है ना। नवशहशांक यानी अपन बोल सकते हैं नव, है ना, नव विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, नव विक्रमादित्य की क्या करी थी कि उपाधि, की उपाधि क्या की थी, ग्रहण की थी, की उपाधि ग्रहण की थी, है ना। नवशहशांक चरित्र मतलब की उपाधि क्या करी थी, इनने ग्रहण की थी। ये इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए, है ना। अब आगे की ओर इनके बारे में देखते हैं। आगे अब इनके बारे में हम इनकी विजय देखेंगे, फिर इनकी पराजय देखेंगे, फिर इनने कुछ रचनाएं की हैं, उन रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। अब राजा भोज के बारे में एक दो फैक्ट और देखिएगा। देखिए, चल इनके बारे में एक फैक्ट और देखिएगा। चल, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का, राजा भोज की पत्नी का नाम देखिए, पत्नी पत्नी कौन थी इनकी, तो पत्नी का नाम था इनकी लीलावती, सॉरी माफ कीजिएगा, लीलावती। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम, लीलावती इनकी पत्नी का नाम था, है ना। जो क्या थी, गणित की महान विदुषी थी, है ना। लीलावती कौन थी, गणित की महान, गणित की महान विदुषी मतलब ये थी, एक अपन बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान था इनमें, है ना, गणित के विषय में। गणित की महान विदुषी थी और अत्यधिक निपुण थी, है ना, और गणित में अत्यधिक निपुण थी। और ये क्या थी, गणित में अत्यधिक, है ना, क्या थी, अत्यधिक मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैथ को सॉल्व करती थी। अत्यधिक गणित में, है ना, अत्यधिक निपुण थी। किसमें, गणित निपुण थी। अत्यधिक बहुत अच्छे से गणित को क्या करती थी, ये सॉल्व करती थी ना। अत्यधिक गणित में क्या थी, ये निपुण थी, याद रखिएगा। अब देखिए, लीलावती किसकी पुत्री थी, तो आपकी जो लीलावती हैं, है ना, ये किसकी पुत्री थी, तो ये भास्कराचार्य सेकंड की पुत्री थी। लीलावती भास्कराचार्य, किसकी, भास्कराचार्य सेकंड की पुत्री थी। और इनने इनके नाम पर, है ना, गणित की रचना की थी, है ना। भास्कराचार्य ने इनके नाम पर, है ना, इनके नाम पर क्या करा था, गणित की रचना की थी। नाम पर गणित की रचना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये राजा भोज से जो इम्पोर्टेंट एक अपन बोल सकते हैं परिचय से रिलेटिव कुछ फैक्ट से जो मैंने इसमें लिखवा दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, आप चाहें तो अभी भी नोट कर सकते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख भी सकते हैं, और आप इसे चाहें तो बाद में समझकर बाद में अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। अभी आप क्लास में समझ लीजिएगा। क्या देखा अभी हमने, तो सिंधुराज के पुत्र थे ये। राजा भोज ने नवशहशांक यानी हम बोल सकते हैं नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनकी पत्नी का नाम था लीलावती गणित की महान विदुषी थी और अत्यधिक निपुण थी गणित में, है ना। लीलावती भास्कराचार्य सेकंड की पुत्री थी और भास्कराचार्य ने इनके नाम पर गणित की क्या की थी, रचना की थी, ये भी आप याद रखिएगा।
चलिए अब हम राजा भोज की कुछ रचना को देख लेते हैं, जिनसे कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न हमेशा बनता रहता है और जो हमेशा आता भी है। चलिए हम अब राजा भोज की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं उनकी रचना लिख देती हूँ आपके सामने, आप उनके नाम नोट कर लीजिएगा। चंपू, है ना, चंपू रामायण, चंपू रामायण। सेकंड लिखिएगा श्रृंगार, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, है ना। फिर इसके बाद आप उनका नाम रखिए विद्या विनोद, विद्या विनोद, विद्या विनोद। फिर आप उन एक को रखिए, लिखिएगा बाग, बाग देवी, बाग देवी, है ना, स्तुति। ये सब किसकी है? तो ये सब है साहित्य, ये सब क्या है? साहित्य है ना। क्या है ये सब? साहित्य। ये भी याद रखिए, ये साहित्य में लिखी हुई है, साहित्य, ये आप याद रखिएगा। किसकी है ये सब? साहित्य की। चलिए और थोड़ी और लिखिएगा आप इनके बारे में। चलिए आगे की ओर देखते हैं। एक इनकी आप लिखिएगा सरस्वती कंठावरण। कौन सी लिखेंगे आप? सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती कंठावरण, कंठाभरण। सरस्वती कंठावरण है। एक तो इसमें पूछा जाता है, ये है ना धर्मशास्त्र भी है और साथ में ही ये व्याकरण भी है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा व्याकरण, है ना, तो व्याकरण, इसे आप व्याकरण भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, एक आप लिखिएगा सम्रागण, सम्रागण, सम्रागण सूत्र। सम्रागण सूत्र ये है, ये वास्तु पर आधारित है। किस पर है? वास्तुकला जो होती है ना, उस पर आधारित है ना। किस पर आधारित है? वास्तुकला पर आधारित है। एक दो और हैं, एक और लिखिएगा आप इनके बारे में। एक और है आपकी संजीवन, संजीवनी। संजीवनी जो है वो कहाँ किसकी है? ऐतिहासिक, मतलब जो इतिहास के बारे में आपको बताती है, ये संजीवनी। ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ बुक्स थी जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है, आप इन्हें याद रखिएगा, है ना। कभी अगर बाय चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी ढेर सारी बुक्स हैं, है ना, जिनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बुक्स लिखवा दे रही हूँ। अब आप और साथ में उनकी किस पे रिलेटिव है वो भी लिखवा रही हूँ। एक और बुक का नाम लिखिएगा जिसका नाम है योग सूत्र वृद्धि। कौन सी? योग सूत्र, योग सूत्र वृत्ति। योग सूत्र वृत्ति जो है ना, ये किसकी बुक है? योग सूत्र वृत्ति मतलब किस पर आधारित है? तो ये दर्शन शास्त्र है। क्या है आपका? दर्शन शास्त्र है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको जो इनके बारे में कुछ बुक्स लिखवाई हैं, इन बुक्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इनको अच्छे से नोट भी करके रख सकते हैं। आप अपने नोट्स में इनको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम इनके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट इनके बारे में राजा भोज की जो इनने कुछ निर्माण कार्य करवाए हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम राजा भोज के जो निर्माण कार्य हैं उनमें किसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले राजा भोज के निर्माण में हमें जो पता है, सबसे पहले भोज ताल, जो भोपाल में भोज तालाब है ना, बड़ा वाला, बड़ा तालाब जिसे बोलते हैं भोज ताल, उसका नाम है भोज ताल, जो कहाँ पर है? भोपाल में। जो कहाँ पर है? भोपाल में, है ना, बड़ा तालाब बोलते हैं जिसे, उसका नाम। फिर धार में क्या बनवाया था? सरस्वती मंदिर, है ना। धार में क्या बनवाया था इनने? सरस्वती मंदिर। धार में क्या बनवाया था? सरस्वती मंदिर, है। धार में सरस्वती मंदिर। धार में क्या बनवाया इनने? सरस्वती मंदिर बनवाया, धार में बनवाया। और फिर इसके बाद संस्कृत विद्यालय बनवाया इनने। धार में ही क्या बनवाया? धार में क्या बनवाया इनने? संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय।
धार में क्या बनवाया इनने, संस्कृत विद्यालय बनवाया धार में, है ना, आपका संस्कृत विद्यालय बनवाया। और फिर इसके बाद भोजपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, और भोजपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। भोज, है ना, भोज यानी हम बोल सकते हैं भोज ने आरा, है ना, आरा के नगर, आरा के पास, आरा के पास क्या करवाया, भोज ने आरा के पास एक नगर का निर्माण करवाया था। भोज ने आरा के पास, है ना, आरा के पास भोजपुर, है ना, भोजपुर नगर बसाया। भोजपुर नगर बसाया, कहाँ पर बसाया था इनने, आरा के पास भोजपुर नगर बसाया, है ना, कहाँ पे बसाया, आरा के पास भोजपुर नगर इनने बसाया था। आईने अकबरी, है ना, जो अबुल फजल की लिखी हुई है आईने अकबरी, एक बुक का नाम है, हैशटैग डाल के लिखिएगा, आईने ए अकबरी। आईने अकबरी में क्या बताया गया है, तो आईने अकबरी में बताया गया है कि राजा भोज के सभा में, राजा भोज की सभा में 500 से अधिक कौन थे, विद्वान थे। इनके दरबार में 500 से अधिक विद्वान थे, जिनमें से कौन कौन का नाम लिख सकती हूँ मैं, तो जिनमें से आप लिखिएगा, पॉइंट लगाकर ऐसे गोल लगा के लिख सकते हैं। एक तो आपके थे धनपाल, कौन थे, धनपाल और एक और नाम है उबत, ये क्या है, प्रमुख है, ये प्रमुख है ना, ये लोग कौन से थे, आदि ये थे प्रमुख लोग थे। अब देखिए भोज के पुत्र बने थे आपके, अब हम भोज के आगे के बारे में देखेंगे, है ना। तो अभी हमने भोज के बारे में इतना डिस्कस कर लिया है, भोज की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, है ना, जो भोज के बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए। चलिए अब भोज के बारे में, जो हमने भोज की क्या देख ली है, तो ये भोज के निर्माण कार्य हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी, है ना। भोज ने ये जो निर्माण कार्य करवाए थे वो हम देखते। चलिए अब भोज के आगे कौन आएंगे, तो भोज के बाद आते हैं आपके, उनके बारे में देखते हैं। देखिए अब भोज के बाद आएंगे, अब भोज के पुत्र आएंगे, है ना। भोज के पुत्र थे आपके, अब सबसे पहले मैं इनकी सबसे पहले इनकी मृत्यु तो लिख देते हैं ना, सबसे पहले अपन इनकी मृत्यु के बारे में लिख देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ राजा भोज की ना, ठीक है, इसे बड़ा करके यहाँ ही लिख देती हूँ। चलिए अब राजा भोज की मृत्यु के बारे में लिखते कि राजा भोज की मृत्यु कैसे हुई थी, है ना। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा और देखिएगा, राजा भोज की मृत्यु के बारे में। जब इनकी पराजय होने लगी थी, राजा भोज की विजय हुई तो राजा भोज की पराजय भी हुई, है ना। राजा भोज ने क्या करा, चलिए मैं राजा भोज की मृत्यु के बारे में छोटा सा डिटेल दे के लिखती हूँ ना, रुकिए ज़रा, अपन इसको अलग से ही लिख लेते हैं पेज पे, ताकि अपन को थोड़ा स्पष्ट सब कुछ हो जाए, है ना, डिस्कस हो जाए। चलो स्पष्ट रूप से हम देख लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम राजा भोज की कुछ पराजय और कुछ विजय देख लेते हैं। तो राजा भोज की हम पराजय और विजय में देखेंगे, तो सबसे पहले हम राजा भोज की विजय देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजा भोज की क्या देख रहे हैं, विजय, तो मैं इसको लिख देती हूँ विजय। तो राजा भोज की विजय में हम देखेंगे, चलिए राजा भोज की विजय में कौन कौन से उनने क्या क्या विजय करा था। तो इनने क्या करा था, चेदी में चालुक्य, कलचुरी थे, चेदी में कलचुरी, है ना, गुजरात, चेदी में कलचुरी गुजरात में आपके हो जाएंगे, फिर लाट आ जाएगा, लाट के बाद कोंकण आ जाएगा, है ना, कोंकण,
कोंकट आ जाएगा, है ना। इनके आदि को क्या करा था इनने, आदि शासक को परास्त किया, को पराजित किया। इनको क्या कर दिया था, इन सभी राजाओं को पराजित कर दिया था, है ना। इन्हीं राजाओं को क्या करा था, पराजित कर दिया। फिर इनने क्या करा, जो आपके भोज ने शिलाहार जो काशी देव को पराजित किया था और कोंकण विजय प्राप्त करी थी। फिर इनने क्या करा था, त्रिपुरी के, है ना, त्रिपुरी के कलचुरी नरेश जो थे, इनके बारे में लिखिएगा आप। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश, है ना, किसके, त्रिपुरी के, लिखिए आप, नोट करिएगा। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश किसको, गांगे देव, है ना, किसको, गांगे देव को भी क्या करा था, को भी पराजित किया, को पराजित यानी परास्त किया। गांगे देव को भी क्या कर दिया, इनने पराजित कर दिया, ये भी आप याद रखिएगा। अब हमने इनकी विजय लिखी तो इनकी पराजय भी देख लेते हैं हम। तो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, पराजय। जब हमने विजय देखी है तो पराजय भी देखेंगे हम इनकी। चलिए अब इनकी हम पराजयों के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, पराजय के बारे में देखते हैं। चलिए, इनने क्या करा, इन्हें कल्याणी के किसने पराजित कर दिया, तो लिखिए यहाँ पे, कल्याणी के चालुक सोमेश्वर प्रथम ने हराया था, राजा भोज को, है ना, राजा भोज को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया और धार को लूट लिया, है ना। और क्या करा था, धार को राजा भोज को हराया और धार को क्या कर लिया, इन्हें लूट लिया। राजा भोज को हराने के बाद धार को लूट लिया। फिर क्या हो गया, अब इनके बाद अंतिम समय, मतलब जब भी आपके ये मृत्यु होने वाली थी, किसकी, आपकी राजा भोज की, तो अंतिम चले चालुक्य जो शासक थे भीम तथा त्रिपुरी जो शासक थे आपके लक्ष्मीकर्ण ने संयुक्त रूप से क्या कर दिया था, मालवा पे हमला कर दिया था। क्या करा इन्हें, चलो इसको लिख लेते हैं हम। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या करा है आपके, देखिए चालुक्य शासक भीम तथा त्रिपुरी के राजा लक्ष्मीकर्ण ने संयुक्त रूप से, मतलब एक साथ मिल गए, उनके साथ एक संयुक्त रूप से मालवा पर यानी धार पर आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या हो गया, राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या हो गया, राजा भोज की कर दिया। फिर इस हमले का क्या परिणाम निकला, तो राजा भोज की क्या हो गई थी, मृत्यु। भोज की
मृत्यु हो गई। और ये आक्रमण कब हुआ? तो ये आक्रमण हुआ आपका 1053 में। कब हुआ? 1053 में मृत्यु हो गई। ये आक्रमण कब हुआ आपका? 1053 में। आप डेट भी लिखेंगे 1053। तो ये कब हुआ था? 1053 में हुआ, है ना। कब हुआ? 1053 में। तो फिर हमने क्या देखा? अभी हमने सबसे पहले राजा भोज की हमने विजय देखी कि उनने किस किस को हराया, किस किस के साथ उनने युद्ध किया, किस किस को परास्त कर दिया। तो हमने विजय देखी। विजय के बाद उनकी जो आप देख सकते हैं पराजय, तो हमने उनकी पराजय भी देखी कि उनने कलचुरी, सबसे पहले तो उन्हें कलचुरी जो राजा थे सोमेश्वर प्रथम, इनने हरा दिया था। फिर इसके बाद किसने पराजित कर दिया? फिर इसके बाद आपके कलचुरी शासक जो थे भीम तथा त्रिपुरी के शासक जो लक्ष्मीकर्ण थे, इन लोगों ने क्या करा? संयुक्त रूप से इन पर हमला कर दिया, जिसमें राजा भोज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और राजा भोज के बाद राजा भोज की जब मृत्यु हो जाती है तो विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो मतलब उनके दरबारी में थे, तो उनने क्या लिखा था राजा भोज की मृत्यु के बाद? तो वो लिखते हैं राजा भोज की स्वयं एक योग विद्वान और उनके जो विद्वानों के आश्रयदाता जो थे, उनका क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो उनके बारे में उनके विद्वानों ने बहुत सारी कविताएं लिखी। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनने कहा धारा नगरी जो है वह विद्वानों से, एक अच्छे विद्वान से मुक्त कैसे हो गई? रहित हो गई, रिक्त हो गई। मतलब उनके जो अच्छे विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता जो थे, वो कैसे हो गए? उनसे दूर हो गए, है ना। ये किसने लिखा था? वहाँ के विद्वानों ने इनके बारे में लिखा। तो ये मैंने आपको उनके विजय और पराजय मैंने दोनों आपको लिखवा दी है ना। चलिए अब हम किसके बारे में देखते हैं? तो अभी हमने राजा भोज की रचनाएं देख ली, है ना। सबसे पहले हमने राजा भोज को देख लिया, फिर राजा भोज की विजय पराजय, राजा भोज की रचनाएं और उनके निर्माण देख लिए। अब हमारे पास आ जाते हैं, अब हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं आपके थोड़े से अंतिम राजा, है ना। तो थोड़े से एक दो डिटेल देख लेते हैं पहले हम इनकी, फिर हम अंतिम राजा पे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इनके बारे में, अब देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं राजा भोज के पुत्र आते हैं। तो हैशटैग डाल के लिखिएगा। तो राजा भोज के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? जय सिंह। कौन बनते हैं? जय सिंह प्रथम बनते हैं। कौन बनते हैं? जय सिंह फर्स्ट बनते हैं। और जय सिंह फर्स्ट ने क्या कर दिया था कि विक्रमादित्य चालुक्य जो थे, चालुक्य की मदद से, किसकी मदद से? चालुक्य की मदद से। अब इनके बारे में लिखिएगा कि जो विक्रमादित्य चालुक्य थे, कौन थे? विक्रमादित्य चालुक्य। विक्रमादित्य चालुक्य जो थे, उन्होंने विक्रमादित्य चालुक्य, उनकी मदद से क्या करा? मदद से क्या करिए? मालवा से कलचुरी हो, है ना। किसको? मालवा से कलचुरियों तथा चालुक्य, है ना। और चालुक्यों को क्या कर दिया इनने? कलचुरी और चालुक्यों को क्या कर दिया इनने? यहाँ से निकाल दिया, मतलब यहाँ से इनने बाहर कर दिया। चालुक्यों को क्या कर दिया? चालुक्यों को बाहर कर दिया। कहाँ से? मालवा से बाहर कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर अगले इनके बाद बनते हैं, अगले शासक कौन बनते हैं? इनके बाद आते हैं आपके, हाँ, तो इनके बाद फिर कौन आता है? आपके राजा कौन बनते हैं? किसके बाद? जय सिंह के बाद। तो जय सिंह के बाद बनते हैं उदयादित्य। कौन बनते हैं? उदयादित्य। उनका नाम लिख लीजिएगा। जय सिंह के बाद बनते हैं अगले शासक कौन बने? आपके उदयादित्य। अगले शासक कौन बने? आपके उदयादित्य बने। ने चौहानों क्या करा? फिर इनने चौहान शासक बिगरे राजा तृतीय की सहायता से मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया था। इनने क्या करा? तो इनने क्या करा? तो इनके बारे में लिखिए। इन्होंने चौहान शासक का नाम क्या था? तो चौहान शासक का नाम था आपका विग्रह। क्या नाम था? विग्रह, है ना। चौहान शासक विग्रह की मदद
मदद से मालवा को पुनः प्राप्त कर लिया। बिगरे की मदद से इनने क्या करा, मालवा को पुनः प्राप्त कर लिया। बिगरे की मदद से क्या करा था, इनने मालवा को पुनः प्राप्त कर लिया था। अब राजा जो उदयादित्य थे, इनकी वाइफ का नाम था, राजा जो उदयादित्य थे, राजा उदयादित्य जो थे, इनकी वाइफ का नाम था सालमानी। क्या नाम था, उदयादित्य की पत्नी उदयादित्य की पत्नी, उदयादित्य की पत्नी का नाम क्या था, शालवानी। शालवानी, शालवानी ने क्या करा था, उदयादित्य की पत्नी थी शालवानी, इनने क्या करा, इन्होंने भोपाल में, शालवानी ने क्या करा, इनने क्या करा, भोपाल में क्या करा, एक मंदिर है ना, भोपाल में एक मंदिर यानी सभा मंडल है ना, सभा मंडल का क्या करा, सभा मंडल का क्या करा, निर्माण करा है ना, सभा मंडल का निर्माण किया। फिर इस सभा मंडल पे क्या करा था, जिसमें कुदसिया बेगम थी, उनने क्या करा, जिसमें कुदसिया बेगम ने क्या करा, बेगम ने क्या करा, मस्जिद बनाई। इसमें क्या कर दिया था, कुदसिया बेगम ने मस्जिद बना दिया था। इस पर क्या कर दिया था, कुदसिया बेगम ने क्या बना दी थी, मस्जिद बना दी थी। तो ये आपने देखा अभी। जयसिंह प्रथम बने, जयसिंह प्रथम के बाद कौन आ गए थे आपके, तो जयसिंह प्रथम के बाद आपके आ गए थे है ना, उदयादित्य की पत्नी थी शालवानी ने क्या करवाया, भोपाल में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे सभा मंडल बोला गया, और इस पर कुदसिया बेगम ने क्या करवा दिया था, मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे है ना, ये हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे आपके परमार वंश के जो महत्वपूर्ण राजा थे वो पूरे हो चुके। क्या हो चुके, परमार वंश के जो महत्वपूर्ण राजा थे वो क्या हो गए, हमारे पूरे हो गए। अब हमारे अंतिम राजा आते हैं, कौन से, अब हमारे अंतिम राजा आते हैं आपके महलक देव क्या हुए, परमार वंश के अंतिम राजा कौन हुए, महलक देव। ये कब थे, ये 1350 में परमार वंश जो था उसके अंतिम स्थिति आ चुकी थी है ना। और इनको किसने हराया था, तो इनको अलाउद्दीन है ना, महलक देव को। तो ये मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, परमार वंश के अंतिम शासक थे ना। चलिए, परमार वंश के अंतिम शासक थे। ये परमार वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे, जिनको क्या करा था, जिनको अलाउद्दीन है ना, जिनको अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, उनका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क ने क्या कर दिया, इनको पराजित कर दिया। आइन उल मुल्क ने इनको पराजित आइन उल मुल्क ने इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया है ना। और क्या कर दिया, मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला दी है ना। और क्या करा,
मालवा को क्या करा, और मालवा को मिला दिया ना, मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। मालवा को क्या करा, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, यानी उसमें शामिल कर लिया। तो ये हमारे परमार वंश है। परमार वंश हमारा कंप्लीट होता है ना। कौन सा वंश कंप्लीट हो गया हमारा, परमार वंश कंप्लीट हो गया। बस एक और वंश बचा है कलचुरी, जो हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था आपका यहाँ से, है ना। ये हमारा स्टार्ट हो चुका था, हमारा कंप्लीट हो चुका है परमार वंश। फिर इसने बागपति मुंज को देखा, फिर हमने सिंधु राज को देखा, राजा भोज को देखा, जो सिंधु राज है उनको देखा, फिर भोज को देखा, भोज के बारे में देखा, भोज की रचनाएं देखी, है ना, भोज के जो निर्माण कार्य वो देखा। फिर इनके बाद जो आने वाले वंश, और लास्ट हमने किसको देखा, आपके महलक देव को देखा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सारा। ये देखिए एशियन गेम्स की है ना पीडीएफ, एशियन गेम्स का जो आपका क्लास है ये डल चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। एशियन गेम्स संपूर्ण एशियन गेम्स है इसमें, और नीति आयोग का सेकंड पार्ट भी डल चुका है, तो आप सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। नीति आयोग की क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और ये वीकली करेंट अफेयर आता है 1 से 8 अगस्त मध्य प्रदेश का जो करेंट अफेयर है, आप उसे भी देख सकते हैं विद्यालयपुर चैनल पर जाकर। तो आप इनमें से जो भी आपको सब कुछ आप देख सकते हैं। विद्यालयपुर में नीति आयोग भी देख सकते हैं, और आप साथ में ही एशियन गेम्स ये देख सकते हैं। ये एमपीएससी में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की जो खिलाड़ी हैं उनने भी पार्टिसिपेट करा और उनने भी पदक जीते हैं, है ना। चलिए, ये मैंने आपको मध्य प्रदेश में जो भी आपके पदक जीते हैं उसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर में 1 से 8 अक्टूबर की क्लास तक ये सारे अक्टूबर के दिए। ये हर संडे के संडे आती है ये क्लास, और एक वीक के पूरे करंट अफेयर आपको दिए जाते हैं। तो चलिए, हमारे आज को क्लास कंप्लीट होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको कितना यूज़फुल रही है हमारी आज की क्लास, कितनी हेल्पफुल रही है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। जिनको इस क्लास की ज़रूरत है उनके पास पहुंच सके, क्योंकि अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे सब एमसीक्यूज़ क्लासेस पढ़ा रहे हैं, और हम आपको टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से सॉल्व हो सके, है ना। इसलिए इसके बाद ये क्लास एक बार एंड हो जाएगी, तो इसके बाद मैं इकट्ठे आपके लिए कम से कम 50 से 60 आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी पूरे राजवंश की, ताकि एक बार आपको रिविज़न हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूँगी कि एमसीक्यूज़ क्लास कब आ रही है, जिससे आप उसे एक बार रिविज़न करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।